ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत जल्द करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों का घोषणा। बिहार में एमआईएम सहित अन्य 6 पार्टियों ने किया गठबंधन, बना तीसरा मोर्चा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के विकास करने का किया दावा। खबरें विस्तार से। इस बार आप लोग पतंग छाप को वोट देने का काम कीजिए, चाहे कैंडिडेट कोई हो जाए। कैंडिडेट को नहीं देखना है आपको, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अख्तरुल इमान साहब को देख करके पतंग छाप को इस बार वोट दीजिए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर पर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ठाकुरगंज विधानसभा में अशद इकबाल मजबूत एमआईएम के टिकट के दावेदार हैं और जनता के बीच जाकर के एमआईएम के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। जनाब अख्तरुल इमान साहब को देख करके पतंग छाप को इस बार वोट दीजिए। पिछले 74 सालों से हम लोग उन्हीं पार्टियों को, या आरजेडी, या कांग्रेस, या जदयू, या बीजेपी, इन्हीं पार्टियों को वोट दिया। क्या पिछले 74 साल तक जो यहाँ उन लोगों ने शासन किया, हुकूमत किया, क्या आज तक हम लोग का इस इलाके का सड़कों का अच्छा हाल है? सरकारी कोई अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ गरीब मजदूर अपना इलाज करा सके? हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों का अच्छा हालत नहीं है कि हम अपने बच्चों को सही से तालीम और उसको शिक्षा दे सके। यहाँ कोई रोजगार का आयाम नहीं है, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना नहीं है हमारे इस इलाके में, या किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। और उन पार्टियों ने आज तक हम लोग को हर चीज से महरूम रखा है। इसलिए इस बार पार्टी पॉलिटिक्स को भूल करके, और वैसे भी इस बार 2 ही पार्टी है यहाँ, एमआईएम पार्टी और बीजेपी पार्टी। आप चाहे एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए या बीजेपी को दीजिए, ये फैसला आपको और हमको करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ 2 ही पार्टी है अब, और इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में अब लड़ाई चल रही है, एमआईएम पार्टी और बीजेपी पार्टी। इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि आप लोग सब कुछ भूल जाइए, पतंग छाप को देख करके वोट दीजिए, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं एक कैंडिडेट के तौर पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआएं कीजिए और साथ दीजिए, क्योंकि मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि मेरा कई स्कूल, मदरसा, कोचिंग, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर वगैरह चला करके इस इलाके में शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। इस इलाके के किसान, गरीब मजदूरों के बच्चों को तालीम से जोड़ रहा हूँ, सिलाई सिखा करके रोजगार से, हुनर से जोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने अपनी मोहब्बत दी, अल्लाह ने अगर मेरे मुकद्दर में, मेरे किस्मत में ठाकुरगंज विधानसभा का एमएलए बनना लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में हर पंचायत में कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, कोचिंग, स्कूल वगैरह खोलेंगे। और ये जो सरकारी हॉस्पिटलों का इतना जो बुरा और खस्तार है, हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक प्राइमरी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों में डॉक्टर का बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ जो किसान हम लोग जो फसल तैयार कर रहे हैं, हम लोग इस बार मक्का का फसल तैयार किए, लेकिन मक्का को हम लोग को 800 रुपया क्विंटल बेचना पड़ा। अगर सरकार उसकी कीमत सही नहीं दिया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम लोगों ने धान का खेती किया है, अभी क्या हमारा धान 700 रुपया क्विंटल बिक रहा है? किसान क्या करेगा? इसलिए किसान के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार का जो भी किसानों के लिए स्कीम आता है, फंड आता है, उसको 100% आपको पहुंचाने का काम करेंगे। एक और मैं अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए आप तमाम अवाम का, आप तमाम लोगों का, गार्जियनों का, नौजवान साथियों का, भाइयों का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोगों को लेकर के मैं खुद धरना में बैठेंगे। अगर सरकार यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोलता है तो हम लोग धरना देंगे, हम लोग एहतजाज करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सारे लोग मिल करके इस इलाके के हालात को बदलेंगे। इसलिए फिर मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि इस बार सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पतंग छाप को देख करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अख्तरुल इमान साहब को देख करके वोट देने का काम कीजिए। अगर नहीं दिए, अगर हम लोग अभी सीए, एनआरसी, काला कानून पास हुआ है, अगर ये काला कानून पास हो जाता है, अभी तो ये लॉकडाउन, ये जो कोरोना बीमारी आया, इसकी वजह से ये रुका हुआ है। अगर ये काम शुरू हो गया, अगर आप मजबूत बेबाक लीडर अगर चुनने का काम नहीं करते हैं, अगर ये कानून नाफिज हो गया, यकीनन सारे लोग, हम लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक मजबूत, एक पढ़ा लिखा, एक बेबाक लीडर, दबंग नेता को, लीडर को चुन करके बिहार विधानसभा भेजे, ताकि उस काला कानून के खिलाफ वहाँ बेगबागी से सरकार की आंखों में आंखें डालकर लड़ने का काम करे और हल्ला गुल्ला करने का काम करे। इसलिए इस बार अगर आप लोग नहीं समझे, हम लोग अगर सोच समझ करके वोट देने का काम नहीं कीजिए, याद रखिए सामने में ये सीए, एनआरसी जैसा काला कानून है। इसलिए इस बार भूल जाइए, ये बाकी पार्टियां हम लोगों को लॉलीपॉप बहुत दिया, बड़ी बड़ी तकरीरें की, लेकिन इलाके के हमारे अवाम के लिए कुछ नहीं काम किया है। इसलिए एक नई पार्टी है, ये एमआईएम पार्टी हमारे यहाँ
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इस बार इनको वोट देने का काम कीजिए। ये जो वही है हमारी ये एमआईएम पार्टी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, जो हर मसले पर, हर मुद्दे पर पार्लियामेंट पे बेबाकी से बोलने का और लड़ने का काम करता है। अगर आप और हम ऐसे मर्द मुजाहिद का साथ नहीं देंगे तो याद रखिए हमारी बर्बादी का नजारा वो कोई और देखेगा। जैसा कि आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गठबंधन होना था वो पूरी तरह से सहमति के साथ गठबंधन बन चुका है। वो गठबंधन के अंदर जितनी पार्टियां आई है वो पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, वहीं आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और दूसरी तरफ जो पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हो चुका था यानी समाजवादी जनता दल पार्टी, और वहां एक पार्टी और भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन में आई है, वो पार्टी यूपी के अंदर भी उनकी सक्रिय रहा और दलित पार्टी है जो काफी दलितों की रहनुमाई करती है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, और वहीं एआईएमआईएम भी। नाजरीन बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गठबंधन अटूट गठबंधन माना जा रहा है अगर मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ ले। बता दें इस पार्टी, इस फ्रंट का जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को किया गया है। असदुद्दीन अवैसी साहब के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित उपेंद्र कुशवाहा को किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तानाखींची के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को छोड़ा और दूसरी तरफ जाने की संकेत मिल रहे थे कि एनडीए की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो एनडीए की तरफ नहीं गया बल्कि एक तीसरा फ्रंट बना लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के। अब आने वाला वक्त पता चलेगा कि यह फ्रंट कितना कामयाब होता है, कितना कारगर साबित होता है इस चुनाव में। और एक चीज खास तौर पे यहाँ देखने वाली बात यह होगी, जब पत्रकार ने सवाल किया बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब से कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 50 सीटों का ऐलान किया था और असेंबली हलकों का निशानदेही भी कर दी गई थी, उन हलकों में अब क्या करेंगे? तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अब हम बैठ करके सीट शेयरिंग का मामला हल करेंगे, हम आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगे, सीटों का तकसीम होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर भी अभी बात होना बाकी है, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ बीएसपी के जो प्रदेश नेता बैठे हुए थे उनने भी ये बात कहा कि हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब का। हमारी मंशा बहुत दिनों से था कि हम एमआईएम के साथ गठबंधन करके अक्सर राज्यों में चुनाव लड़े, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं भी हम एमआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए, दलित मुस्लिम के लिए बहुत बढ़िया होगा। वहीं राजभर जी ने जो बात कही, लोगों का ये कहना ये मतलब था कि दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ा जो पिछले तबके के लोग हैं, जो हमेशा राजनेताओं ने, हमेशा सियासतदानों ने जिसको पिछड़े हिस्से में रखा है, जिनकी तरक्की नहीं, तालीम में पीछे, हर एतबार में पीछे, अब हम लोग एक साथ चल करके इस मोर्चा को संभाल करके हम सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस यूनाइटेड फ्रंट जो बनाया गया है, इस फ्रंट के जरिए हम एक पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि हम दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाए तो बिहार की राजनीति, क्या देश की राजनीति को बदलने का सक्षम और क्षमता रखते हैं। नाज़रीन बता लेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक फ्रंट बना है इसका दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होगा, क्या या टूट होगा या टूट होगा, यह तो समय में ही बताएगा। लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं इस गठबंधन ने। इनका कहना है कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री, जो लोग ये कहते थे कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि क्या आपका सरकार बनेगा, आपका मुख्यमंत्री होगा, क्या आपके मिनिस्टर होंगे, तो पूरी तरह से ऐसे लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करारा जवाब देने का काम कर दिया है। पहली बात यह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मंत्री भी होंगे, अगर बहुमत में आते हैं तो लोग बिहार में सरकार भी करेंगे, चलाएंगे और सरकार में भी आएंगे। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ और इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल सीमांचल के अंदर जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है, सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि मजलिस का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर जेडीयू से हो, जो भी उम्मीदवार हो, सीधा मुकाबला एमआईएम का उनसे हो रहा है। महागठबंधन की जो स्थिति है सीमांचल के अंदर लगभग वो बुझती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो उनके उम्मीदवारों के अंदर वो अब वो बचा नहीं कि सीधे तरीके से वो सीट निकाले या टक्कर दे सके। ऐसे में सीमांचल मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सर सीट मिलने की उम्मीद भी की जा रही है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि एमआईएम की छवि भी एक कम्युनिटी पर ही टिकी रहती है। लेकिन आज के डेट में इस तरीके का गठबंधन बन करके एक नया मैसेज और नया पैगाम देने की कोशिश की गई है। हत्तल इम्कान वो पैगाम सफल भी हो रहा है और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन आने वाला समय फैसला होगा कि ये फैसला लेने में ये कितना देर हो गई या ये फैसला लेने में कितना जल्दी हो गया या फैसला कितना कामयाब होता है, ये वक्त बताएगा, समय पे बताएगा। हर अपडेट के साथ मैं आपसे मौजूद रहूंगा।